जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए टॉपिक में। आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक का नाम है वो रिलेशन अर्थात संबंध। दरअसल यूपी ट्रिपल एससी पेट में ये चैप्टर नाम संबंध तो दिया गया है, लेकिन अगर आप बुक में ढूंढेंगे तो इस नाम का कोई चैप्टर मिलवे नहीं करेगा आपको। हुआ यह है कि दरअसल इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था सादृश्यता, और सादृश्यता चैप्टर ना होकर के नाम तो संबंध देते हैं, लेकिन सवाल ये आपसे जो पूछते हैं वो सादृश्यता वाले पूछते हैं। इसमें होता यह है कि आपसे यहाँ पर दो शब्द दिए जाएंगे और इनके बीच कुछ ना कुछ अर्थ के हिसाब से कुछ ना कुछ तर्क लगेगा, और वही सेम काम हमको अगले वाले शब्द में करना होता है। तो देखिएगा इन सवालों के लिए जो और जितने भी सवाल हमने आपको पता है कि हम लोग जो भी क्वेश्चन अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट वाली जो रिवीजन मतलब रैपिड फायर रिवीजन की जो एक प्लेलिस्ट बनाई है उसमें वो सारे सवाल और वो सभी टाइप के सवाल शामिल कर रहे हैं जो आपके यहाँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जितने भी सवाल मैं लिखा हूँ इसमें सब 1 बाय 1 आप देखोगे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में आए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो शब्द यहाँ लिखे होंगे इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप जानते हो प्रफुल्लित का मतलब क्या होता है, रूखा का मतलब क्या होता है। प्रफुल्लित का मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर मतलब हंसी का माहौल हो, खुशी का माहौल हो, वो होता है प्रफुल्लित होता है। और रूखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा निराश हो, उदास टाइप का हो। तो अगर इन दोनों शब्दों में आप देखोगे तो एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं। और ये दोनों एक दूसरे के अगर विपरीत हैं तो बहादुर शब्द जो है, बहादुर का विपरीत कौन सा शब्द हो सकता है। तो अगर इन चारों ऑप्शन में मैं आऊं तो बहादुर के विपरीत में क्या ऊट पटांग, नहीं, कोई व्यक्ति बहादुर है तो ऊट पटांग इसका विपरीत नहीं बन पाएगा। और आदर्श देखा जाए तो हमको लगता है बहादुर और आदर्श तो एक प्रकार से समानार्थी शब्द तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैच करता है थोड़ा बहुत, तो ये भी नहीं होगा। सुस्त का, बहादुर का और सुस्त का अगर देखा जाए तो सुस्त का मतलब होता है बहुत ढीला ढाला, लेकिन इसका बहादुर का वो विपरीत नहीं होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर बहादुर के कायर की बात करें तो बहादुर और कायर भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। लिखा है चूहा और यहाँ पर दरअसल होना चाहिए था कृंतक। चूहा जो है कृंतक, इसका क्या मतलब है। दरअसल जो चूहा है, जैसे हमारा जो साइंस है वो भी बायो, तो उसमें आप ये देखेंगे कि सभी जीव जंतुओं को किसी न किसी वर्ग में रखा गया है, किसी न किसी वर्ग में रखा गया है। अच्छा, उसमें जो वर्ग है, जो चूहे का वर्ग है, वो उसका चूहे का वर्ग है कृंतक वर्ग। जैसे आप देखते होंगे कि जो मानव है वो स्तनपायी वर्ग में है, स्तनपायी वर्ग में है, उसी तरीके से चूहे को किस में रखा गया था, कृंतक वर्ग में। अगर चूहे को कृंतक वर्ग में रखा गया था तो अब उसी तरीके से कोई ना कोई इसमें ऑप्शन ऐसा दिखेगा, उसमें कोई एक ऐसा शब्द होगा या कोई ऐसा, चाहे जंतु हो या जीव हो, वो किसी न किसी वर्ग का नाम या ऐसा कुछ उसी से संबंधित होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, मधुमक्खी लिखा है, इधर लिखा हुआ है मधुमक्षिकालय, यानी कि जो मधुमक्खी रहती है वो कहाँ रहती है, मधुमक्षिकालय में। तो मधुमक्षिकालय जो है वो उसके वर्ग का नाम नहीं है, या उससे उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है कि वो वहीं मतलब उस वर्ग में उसको वैज्ञानिकों ने रखा है। अगला देखिएगा नाविक। नाविक और जो समुद्री जहाज है, इसमें नाविक और समुद्री जहाज में भी उस तरीके का मतलब समानता नहीं दिख रही है जो चूहा और कृंतक में दिखा था। ठीक, अगर व्हेल और स्तनधारी आप देखोगे तो जो व्हेल हैं और स्तनधारी हैं, यानी व्हेल जितनी भी है वो सब स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। बंजारा और गिरोह, दरअसल बंजारों का एक गिरोह होता है, वो बात तो सही है, लेकिन ये इस तरीके का जो अर्थ ये प्रस्तुत कर रहा था कि चूहा एक कृंतक वर्ग का है, उसी तरीके से व्हेल स्तनधारी वर्ग का है। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है, बाकी ये 3 के 3 ऑप्शन जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला ये रहा सुवास, और आप देखेंगे जितने भी सवाल हम करा रहे हैं सब के सब ये पेपर में आए हुए हैं आपके यहाँ। देखिए, लिखा हुआ है कि सुवास और सुगंध लिखा हुआ है। तो आप ये सबसे पहली चीज तो सुवास का आपको मतलब जल्दी नहीं समझ में आएगा। तो सुवास को जब हमने भी मतलब जानने की कोशिश करी कि आखिरकार है क्या, क्योंकि ऐसा शब्द हमने भी सुना नहीं था, तो हमने ये देखा कि सुवास एक प्रकार का जो होता है वो सेंट होता है। सेंट यानी परफ्यूम, है ना। तो वो परफ्यूम होता है जिसकी मतलब जिसका गुण होता है कि सुगंध पैदा करना, यानी कि सुगंधित होना। ठीक है, जैसे गुलाब हो गया, बेला हो गया, तो उस तरीके से ये जो सुवास है इसमें क्या होता है, सुगंध होती है। उसी तरीके से जो शहद है, शहद का क्या गुण होता है, तो शहद का जो गुण है वो तरल, तो हाँ तरल ठीक है, मिठास, भूरा, क्रिस्टल। तो शहद का जो प्रमुख गुण है वो क्या है, मिठास का है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इन शब्दों का अगर मतलब नहीं पता तो आंसर बताने में दिक्कत तो आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रिवीजन करा रहा हूं, आप देख लीजिए, आपको काफी हद तक चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए, अगला लिखा है बांसुरी वादक, बांसुरी और सेलो वादक। तो बांसुरी वादक जो होते हैं वो बांसुरी कौन बजाता है, बांसुरी वादक बजाते हैं। अब यहां पर ये सेलो वादक लिखा गया है, सेलो वादक लिखा गया है, तो अब आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार सेलो वादक होता क्या है। तो सेलो वादक का मतलब ये हम लोग जैसे देखते हैं गिटार,
गिटार या वायलिन, तो इस जैसे अगर हमसे कहा जाए ढोल और तबला, तो हम लोग ढोल और तबले को अधिकतर समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, वो लगभग लगभग उसको ठप 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 करके बजाया जाता है, ढोल को ऐसे ही से, तबले को ऐसे ही से। तो उसी तरीके से जो सेलो वादक होते हैं ये एक प्रकार से गिटार जैसा एक म्यूजिक यंत्र होता है जिसको बजाया जाता है, और जो सेलो वादक होता है वो जो बजाता है वायलिन सेला को बजाता है, वायलिन सेला को बजाता है। इसमें जो ड्रम्स होगा, मजीरा होगा और वायलिन होगा, ये तीनों नहीं होंगे। हाँ, ये चीज है कि जो वायलिन है और वायलिन सेला है ये थोड़े बहुत मिलते जुलते यंत्र हैं, थोड़े बहुत मिलते जुलते यंत्र हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा सेलो वादक का वो वायलिन सेला बजाता है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अगला सवाल ये कि दिलचस्प और आनंदमय। दिलचस्प और आनंदमय अगर आप देखोगे तो दोनों कहीं ना कहीं एक प्रकार से समानार्थी चीज है, कि किसी काम में अगर आपको दिलचस्प है तो उसमें आनंद भी आएगा आपको, है ना, ऐसा। और वहीं पर अगर उबाऊ देखा जाए, उबाऊ शब्द, तो उबाऊ लिखा हुआ है अत्यधिक पहनावे में, ये तो मान लीजिए एक प्रकार की कोई अपनी बात रख रहा है कि अत्यधिक पहनावे से उबाऊ लगता है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। आगे थका हुआ, तो कोई व्यक्ति जो थका हुआ हो वो बहुत ही उबाऊ हो सकता है। तो अगर ये देखा जाए कि जब इंसान थक जाता है तो उसको फिर आराम की जरूरत पड़ती है, और अगर उसे फिर बहुत है कोई आदमी थका उसे कोई काम बोल दे तो फिर वो एक प्रकार से चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। तो जो उबाऊ टाइप का आदमी होगा तो जो काफी थका होगा, ना कुछ बोलेगा ना कुछ किसी से कोई मतलब, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है, वो कुछ लोग हैं, अब कुछ दोस्त तो होते हैं वो हमेशा हंसी खुशी में रहते हैं, कुछ होते हैं एकदम थका हुआ हारा हुआ इंसान जैसे ना, तो वो एक प्रकार से उबाऊ टाइप के होते हैं। तो ये चीज मैं कह सकता हूं कि थका और उबाऊ जो होता है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से समान अर्थ तो नहीं, लेकिन हाँ इस सवाल के हिसाब से दिलचस्प और आनंदमय, यानी कि दिलचस्प का मतलब यह है कि कोई भी काम करने में अगर आपकी दिलचस्पी है तो उसमें आनंद भी मिलेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति उबाऊ है तो ये बात भी है कि वो थका हारा हुआ टाइप का रहता है। बाकी देखा जाए तो लालची, उबाऊ व्यक्ति लालची हो ऐसा जरूरी नहीं है, उत्सुकता हो तो वो तो अपोजिट हो जाएगा उसके, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन आप सही कर देंगे। अगले सवाल में देखा जाए डॉक्टर नर्स में वही संबंध है जो पुलिस इंस्पेक्टर में। तो देखो डॉक्टर और नर्स में क्या संबंध है, डॉक्टर और नर्स में संबंध ये होता है कि जो डॉक्टर होता है उसकी सहायक कौन होती है, नर्स होती हैं। जैसे कोई डॉक्टर मान लीजिए कोई ऑपरेशन करने गया तो नर्स जो होती हैं वो मतलब जो भी जरूरी यंत्र हैं या है ना वो चीज उनको प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से डॉक्टर का सहायक कौन होता है, नर्स होती है। उसी प्रकार से जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, पुलिस इंस्पेक्टर का पुलिस जो इंस्पेक्टर होता है उसका सहायक कौन होता है, तो उसका जो सहायक चोर तो होगा नहीं। आप कह सकते हो कि सर पिस्तौल हो सकता है, जेल भी नहीं होगा, और सिपाही हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति का व्यक्ति से ही संबंध बताया गया है, तो आप भी कोशिश करें। दरअसल पिस्तौल सहायक होने का मतलब पिस्तौल सहायक नहीं होती, बल्कि वो तो किसी को मारने में अगर आदमी कहीं लड़ गया या कि कहीं ऐसी घटना घटित हो गई जिसमें इंसान को पिस्तौल चलानी पड़ी तो वो बात ठीक है। लेकिन अगर इंस्पेक्टर जो होता है, इंस्पेक्टर का जो एक प्रकार से जो सहायता करता है वो कौन करता है, वो सिपाही करता है। ठीक है, तो ये आंसर नंबर आप ऑप्शन नंबर 20 में सही करेंगे। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंध रखता हो, जैसे सिनेमा, अभिनेता और निर्देशक। ये 3 शब्द दिए गए हैं और इनमें आपको इनमें ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे अनुपात और समानुपात ये नहीं लगा हुआ है, ये ऐसा दिया गया है, अलग अलग है। कहा गया है कि सिनेमा, अभिनेता और निर्देशक। आपने देखा होगा, सुना होगा कि फला फिल्म के निर्देशक ये हैं, इसमें अभिनेता जिसको हीरो कहा जाता है, कौन सी सिनेमा में मूवी रिलीज हुई है ना, तो ये सब आप सुनते होंगे। और अगर आप ये देखोगे तो इनमें ना तो पुस्तक में ऐसी कोई बात होती है, ना रोग में और ना ही प्रधानाचार्य में। ये सारी की सारी चीजें कहाँ से रिलेटेड होती हैं, थिएटर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आप सही कर देंगे। अगले सवाल पे, माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी रूप में कीबोर्ड से संबंधित है। माउस क्लिक से संबंधित, जैसे माउस का यूज करते हैं जब, तो अगर माउस से हमको इनपुट देना हो कंप्यूटर को तो हम माउस में क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तब उसमें इनपुट जाता है कि हाँ ये वाला फोल्डर ओपन करना है या ये चीज ओपन करनी है। ठीक है, उसी प्रकार से जब कीबोर्ड की बात आती है, कीबोर्ड से अगर हमको इनपुट कंप्यूटर में डालना है तो कीबोर्ड हम यूजुअली काहे लिए यूज करते हैं, टाइप करने के लिए। तो कीबोर्ड से अगर हमको इनपुट देना है तो पॉइंट भी नहीं होगा, बल्कि कीबोर्ड यूज काहे के लिए किया जाता है, टाइप के लिए, स्क्रॉल और क्रिएट के लिए नहीं। ठीक है, तो टाइप करेंगे तब उसमें जाएगा क्या, इनपुट जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। दोषी, भूतकाल, आशा। अब देखो दोषी भूतकाल का मतलब यह है कि इंसान जो होता है भूतकाल में जो है कोई ना कोई ऐसा काम किए रहता है जिसकी वजह से वो दोषी बनता है। लेकिन अब आशा की अगर बात करें तो आशा जो होगी वो भविष्य काल के लिए होगी, क्योंकि भविष्य के लिए हम लोग अच्छा ही सोचते हैं, है ना। और अच्छा का मतलब यह है कोई भी व्यक्ति जिसने अगर मान लीजिए कोई कांड भी किया है
तो वो भी अपने स्तर से अपने हिसाब से भविष्य के लिए आशा ही लगा के रखता है कि हाँ आने वाले समय में मेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कह रहे दोषी जो होगा वो भूतकाल का होता है, और आशा जो होती है, दोषी मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर आज दोषी है तो उसने इसका मतलब ये है कि भूतकाल में कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा तब आज दोषी बना। लेकिन जब आशा होगी किसी व्यक्ति को तो आशा कब से होगी? भविष्य काल से, यानी कि आने वाले समय में। जो बीत गया है उससे थोड़ी ना आशा होगी, हाँ, क्योंकि अब बीत गया तो उससे परिणाम तो जो आना था तो वो आ ही जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे होंगे, अब अगर भूतकाल में देखा जाए, भूतकाल का देखा जाए तो अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हुआ कि दोषी है क्योंकि पिछले ऐसे काम किए थे। लेकिन अगर आपको इस बात के लिए आशा है कि हाँ मेरा रिजल्ट हो जाएगा आने वाले समय में, तो आप आशा लगाएंगे तो कब से लगाएंगे, कब के लिए लगाएंगे? भविष्य के लिए लगाएंगे ना, कि हाँ हमारा हो जाएगा। ना तो इसमें दुख होगा, ना वर्तमान, ना ही निराशा। ठीक है, अगला क्रिसमस और उसके बाद अनुपात, फिर क्रिसमस और यहाँ पे अनुपात, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर समानुपात, क्वेश्चन मार्क और बिरयानी। बहुत ही अच्छा सवाल था। आप देखो इसमें अगर जैसे आप ये लिखो, देखो यहाँ सवाल को, इसमें जैसे क्रिसमस जो है आपको पता है वो ईसाई धर्म से संबंधित है, और अगर आप यहाँ पर ईसाई लिखते हो, समझना, अगर आप यहाँ ईसाई लिखते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्रिसमस है वो ईसाई धर्म से संबंधित है। और फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिम, और मुस्लिम जो है वो बिरयानी से संबंधित है। तो देखो खाने पीने की जो चीजें होती हैं, बहरहाल वो किसी धर्म से विशेष, हाँ ये मैं मानता हूं कि विशेष धर्म के लोग, कुछ हो सकता है कि कुछ चीजें ज्यादा मतलब खाना पसंद करते हूं, या मान लीजिए ज्यादा बनती हूं, लेकिन किसी भी खाने पीने की चीजों को क्रिसमस जैसे ईसाई धर्म से संबंधित है, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए, समझिए क्रिसमस ईसाई धर्म से संबंधित है, अगर यहाँ पर अभी बिरयानी की जगह मान लीजिए लिखा होता ईद, क्या लिखा होता? ईद, और ईद लिखा होता ईद, ईद, और ईद किससे संबंधित हो जाता? मुस्लिम धर्म से। तब ये होता कि यहाँ क्रिसमस का एक, क्रिसमस जो धर्म है उसका जो एक त्योहार है इस ईसाई धर्म का है, और वहीं पर जो मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म का कौन सा एक त्योहार है? वो है ईद। तो ऐसे बन सकता था, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। और एक बात और बता दें आपको, ये जो ईद इधर लिखा है, ईद उधर नहीं होना चाहिए, ईद इस तरफ होना चाहिए। और उसके बाद मैं करके बताता हूँ आपको। देखो जैसे क्रिसमस लिख दूं मैं, क्रिसमस, अगर ये क्रिसमस लिखा गया, क्रिसमस लिखा गया, उसके बाद ईसाई लिखा गया, है ना, तो अगर आप देखो इधर त्योहार लिखा गया, उसके बाद इधर धर्म लिखा गया है। अगर इसमें मैं क्या करूं, इसमें अगर मैं ये लिख दूं, इधर लिख दूं, जैसे ईद लिख दिया मैंने, ईद, और इस ईद के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे मुस्लिम, ऐसे लिख दिया, तो अब आप समझो मुस्लिम। तो ये देखोगे कि जो क्रिसमस है वो ईसाइयों से संबंधित है, ईद किसने? मुस्लिम धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मुस्लिम इधर लिख दीजिए, आप मुस्लिम इधर लिख दीजिए तो, और ईद इधर लिख दीजिए तो गलत हो जाएगा। अभी मैंने जैसा वो बता दिया, गलती से बता दिया, ऐसा नहीं बताना चाहिए था। ये अगर ये चीज लिखी है तब तो ठीक है, लेकिन ये लिख दिया जाएगा तो गलत होगा, क्योंकि मुस्लिम ईद से संबंधित, और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि क्रिसमस जो है ईसा, एक मिनट, किसका फोन आ गया भाई? ये तो, हाँ, इसमें जैसे अगर आप ये देखोगे, इसमें जैसे, हाँ चलो, इसमें जैसे आप ये देखोगे कि जो क्रिसमस है वो ईसाई धर्म से संबंधित है, और उसके बाद ईद किससे संबंधित है? मुस्लिम धर्म से संबंधित है। ठीक है, आप जरा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर दूसरा बात करें, क्रिसमस काजू और चावल, ये हमारे ख्याल से ये इस पे बात करना ही ठीक नहीं है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे जीसस लिखा हुआ है, जीसस के बाद लिखा हुआ है रमजान। अगर जीसस और रमजान में आप देखोगे जो क्रिसमस है, क्रिसमस है, अगर क्रिसमस देखा जाए तो वो जीसस से संबंधित है। किससे? जीसस से। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन रमजान बिरयानी से संबंधित है, मतलब ये कोई यहाँ पर जैसे एक मान लीजिए क्रिसमस जो दिया गया है वो क्रिसमस एक त्योहार है, ठीक है, और जीसस उस धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के एक प्रकार से कह लीजिए तो मसीहा, है ना, या यूं कह लीजिए कि जो उस धर्म को मानते हैं। ठीक है, अब रमजान और बिरयानी में वो चीज बन नहीं पा रहा है। क्रिसमस और अगर केक का देखा जाए, क्रिसमस और केक, हाँ, तो क्रिसमस पे जो होता है लोग केक काटते हैं, केक, और बिरयानी और ईद उल फितर जो, तो ईद उल फितर जो होता है उस पर लोग बिरयानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिरयानी बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी कहीं ना कहीं बेहतर बता रहा है आंसर, इसलिए सही करेंगे। ए और बी और सी को गलत करेंगे। अगले वाले पे आते हैं। पक्षी, पक्षी वैज्ञानिक, कीट। अब ये सवाल आप देख करके ये आंसर बता पाओगे कि जो पक्षियों के ऊपर जो शोध करते हैं, ठीक है, या पक्षियों का जो अध्ययन करते हैं वो कौन करता है? पक्षी वैज्ञानिक करते हैं। वहीं पर जो कीट होते हैं, कीट का अध्ययन कौन करेगा? कीट वैज्ञानिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुलग्नक और कम करना। ये अनुलग्नक और कम करना क्या है? दरअसल ये अनुलग्नक और कम करना एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं।
आपको कम करने का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन अनुलग्नक का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। अनुलग्नक का मतलब ये होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना, किसी भी चीज को बढ़ा देना, ठीक है। तो अब ये अनुलग्नक ये और कम करना एक दूसरे के विपरीत हुए। अब विपरीत हुए तो इनमें देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विपरीत मतलब जिसमें विपरीत शब्द दिए गए हैं, जैसे चिपकना और पक्ष। तो चिपकना और पक्ष दोनों देखा जाए तो एक दूसरे में कोई हमें नहीं लगता कोई मेल खाता है। प्रसन्न और पीठ थपथपाना, इसमें भी कोई मतलब हमें नहीं लगता कि प्रसन्न और पीठ थपथपाना एक दूसरे के अपोजिट है। उत्सव और खुशी, हमें लगता है तो समानार्थी शब्द हो गए। प्रफुल्लित और गंभीर, अगर देखा जाए तो ये थोड़े बहुत एक दूसरे के विपरीत बनते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप सही कर देंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। छात्र प्राप्तांक, जैसे छात्र क्या है, छात्र को क्या मिलता है, प्राप्तांक मिलता है। छात्र को क्या मिलता है भाई, जैसे मान लीजिए छात्र ने पेपर दिया या अपना जो काम था वो किया, करने के बाद वो पेपर दिया, पेपर देने के बाद उसको क्या मिलता है, प्राप्तांक मिलता है, कितने नंबर मिले। वहीं पर अगर देखा जाए शिक्षक को क्या पढ़ाने के बाद कक्षा मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कलम को क्या निब मिलती है, कलम में बल्कि निब होती है, लेकिन छात्र में प्राप्तांक नहीं होता है, छात्र कुछ करके प्राप्तांक प्राप्त करता है। वहीं पर अगर वेटर देखा जाए, वेटर और टिप, तो वेटर भी कुछ करके टिप प्राप्त करता है। जैसे वेटर का मतलब जो खाना खिलाते हैं जो लोग होटलों में, तो होटल में खाना खिलाते हैं तो टिप, जैसे मान लीजिए पता चले कि अगर कोई लोगों को अच्छा लगा कि हाँ यार इन्होंने बहुत अच्छे से खाना खिलाया, जो चीजें मैंने मांगी तुरंत मिल गए, ऐसा नहीं बहुत काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, तो लोग उनको टिप देते हैं। तो इस तरीके से जो वेटर होता है, वेटर को क्या मिलता है, काम करके, यानी कि जो उसका जो काम है, काम का है खाना खिलाने का, खाना खिलाने के बाद उसको क्या मिलता है, टिप मिलता है। लेकिन शिक्षक के बाद उसको कक्षा मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। कलम के बाद पिन निप, इसका भी कोई ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। विद्वान और पुस्तक, विद्वान के बाद पुस्तक मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि विद्वान के बाद कोई पुस्तक का, हाँ बल्कि जो विद्वान होते हैं वो पुस्तक लिखते हैं, वो बात जरूर है, लेकिन विद्वान के बाद पुस्तक नहीं मिलती है, ऐसा नहीं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि विद्वान अगर मतलब व्यक्ति है तभी वो पुस्तक लिखेगा, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, सी। और एक चीज और बता दें, जैसे हम लोगों को सवाल में ना सबसे बेहतर चीज ढूंढनी होती है, सवालों में सबसे बेहतर ढूंढनी होती है, तो बेहतर जो ऑप्शन अगर मिल जाएगा तो वही ढूंढा जाएगा फिर, ठीक है। आओ आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला ये रहा चौड़ा और संकीर्ण। अगर आप देखोगे चौड़ा और संकीर्ण जो होता है एक दूसरे के विपरीत है, चौड़ा और संकीर्ण एक दूसरे के विपरीत है। वहीं अगर आप देखोगे पैना, और पैने का मतलब होता है कि एकदम बढ़िया धारदार जिसको पैना कहते हैं, और अगर उसका विपरीत देखोगे तो धारहीन होता है। पैने का विपरीत क्या होगा, धारहीन। इसमें चाकू, नुकीला, खुरदरा, ये सब ऑप्शन में नहीं हो, मतलब आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल, गड़बड़ और दोष और प्रवेशक। तो देखो गड़बड़ और दोष, जैसे कहा जाए कि आपने कोई भी गड़बड़ी कर दी, जैसे आपको मान लीजिए घर में कोई कार्यक्रम हो रहा था, आपको कोई जिम्मेदारी दी गई, भाई सबको यहाँ पे पानी पिलाना है, इन लोगों को सबको नाश्ता कराना है, तो अगर आपने कोई गड़बड़ी कर दी तो दुनिया भर का लोग दोष लगाएंगे कि यार ये आदमी मुझे पहले से लग रहा था ठीक नहीं था, ये है वो है ना। तो उसी तरीके से देखा जाए तो ये एक प्रकार से दोनों समानार्थी हैं। समानार्थी का मतलब कोई गड़बड़ी करोगे तो लोग दोष निकालना चालू करेंगे, या कोई आप में दोष है तो फिर इसका मतलब है कि लोग गड़बड़ी भी निकालेंगे कि यार इस आदमी को काम देने लायक नहीं है। वही अगर प्रवेशक का मतलब ये होता है, प्रवेशक का मतलब ये होता है कि कहीं किसी जगह पे एंट्री देना, किसी को एंट्री देना या किसी को बताना। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए और किसी गार्डन में घूमने गए, या किसी भी आप मान लीजिए हिस्टोरिकल प्लेस था वहां घूमने के लिए आप गए, तो आपने जैसे एंट्री किया तो वो प्रवेशक होते हैं जो आपको प्रवेश देते हैं। हाँ ठीक है भैया जाइए, इधर से इधर मुड़ जाइएगा, ऐसे सीधे जाइएगा, तब वो जगह आप पहुंचेंगे जहां आपको जाना है, ठीक है। तो वो जो प्रवेशक होते हैं, अब अगर ये दोनों समानार्थी हैं तो वैसे ही प्रवेशक का भी कोई ना कोई समानार्थी होना चाहिए। तो प्रवेशक का भीड़ भाड़ समानार्थी नहीं होगा, बल्कि भीड़ भाड़ को ये प्रवेश देते हैं कि ठीक है आपको एंट्री कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। मौन भी नहीं होगा, शांति भी नहीं होगा, बल्कि मार्गदर्शक हम कह सकते हैं। मार्गदर्शक का मतलब जो व्यक्ति प्रवेश देगा, जैसे आप गेट पे खड़े, आपकी चेकिंग हुई बकायदा, अब वो प्रवेश दे रहा है कि ठीक है आप अंदर जा सकते हैं, तो अगर आप मान लीजिए उसी से पूछ लिए कि भैया हमको इस जगह पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे, तो बताएगा इस जगह से जाकर के ऐसे मुड़ जाइएगा, तो आप उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाह रहे हैं, ठीक। अगला सवाल, अगला ये है कि वायु दाब मापी, वायुमंडलीय दाब और कैलोरी मापी। तो कैलोरी मापी, अब आप इस सवाल का जवाब आप आंसर में देंगे, आंसर आप लोग इसका कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इतना आपको पता है कि वायु दाब मापी से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और कैलोरी मापी से कैलोरी नहीं मापी जाती, ये भी बता दे रहा हूं। अब बाकी इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ बचा है, आप आंसर बताएंगे, जब भी जो भी आप देखेंगे आप बताएंगे, क्योंकि आपको इसी बहाने पता तो चलेगा कि हाँ कुछ और भी सब्जेक्ट पढ़े कि नहीं। स्वर समता और संगीतकार, उसके बाद पुस्तक। तो स्वर समता क्या होती है और संगीतकार क्या होते हैं। स्वर समता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जो संगीतकार होते हैं, संगीतकार
संगीतकार का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति गाना लिखता है, गाना लिखता है वो कौन होता है? संगीतकार होता है। जैसे आपने, अब आप तो नहीं, पहले आपने शायद कभी ऐसा सुना हो कि आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की संगीतकार हैं, मतलब ऐसे करके नाम बोलते थे, है ना, कि मजरू सुल्तानपुरी संगीतकार हैं, आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की, है ना, इसको इस संगीत को धुन दिया है, और ये सब ऐसे बोलते थे। तो अब ये चीजें, जैसे स्वर समता का मतलब ये होता है कि जो संगीतकार होगा यानी जो लिखेगा गाने को, वो उसको बताएगा भी कि हाँ इसको कैसे कैसे गाना है, ठीक है। हाँ, स्वर किसी और के होते थे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे संगीतकार कोई और व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैंने कोई गाना लिखा, अब हमको पता हम गाना गाएंगे अगर, तो सुनने वाले पता चले कि मतलब, हाँ ना, वो भी सोचेंगे यार कहाँ से किस आदमी को सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, हम गाना तो अच्छा लिख लिए, लेकिन अगर पता चले हम गा नहीं अच्छा पा रहे हैं तो हम किसी दूसरे से गवा देते हैं, भैया आप गा दीजिए, गाना हमने लिखा है ना, तो वो होता है। तो आप देखो, ये संगीतकार और स्वर समता का मतलब ये होता है कि इनको एक एक स्वर के बारे में जानकारी होती है, और क्या क्या सब किसको कैसे बोलना है, गाने को किसमें ऊंची आवाज रहेगी, धीरे रहेगी, क्या क्या रिदम रहेगा, है ना। आगे देखो, जो पुस्तक होगा, पुस्तक, और पुस्तक को जब कोई व्यक्ति लिखेगा, पुस्तक को जो मतलब पुस्तक को जो व्यक्ति बनाता है वो कौन बनाता है? वो एक प्रकार से जो बनाता है वो लेखक बनाता है उस पुस्तक की पूरी। हाँ, अब आप कहो कि टाइपिंग कोई और करता है सर, और उसके बाद छापता कोई दूसरा पब्लिकेशन वाला है, हाँ वो बात ठीक है, लेकिन उस पुस्तक में जो चीज लिखी गई है, जो चीज बनाई गई है, उसमें जो चीज कहानी बनाई लिखी गई है, वो कौन लिखा है? वो लिखा है कौन? लेखक। और उसी तरीके से जब स्वर समता, संगीतकार, गाने को लिखा किसने है? संगीतकार लिखता है। तो उसी तरीके से पुस्तक को कौन लिखता है? लेखक, ना कि प्रकाशक, ना ही मुद्रक और ना ही प्रयोजक। अगला, प्रतिमा और आकार, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, अनुपात लगा दें, प्रतिमा और आकार। जैसे प्रतिमा होती है, उसका मतलब उसको बेहतर बनाने के लिए उसका आकार देना जरूरी होता है, और जितना अच्छा आकार दे देंगे वो प्रतिमा उतनी अच्छी बनती है। उसी तरीके से जो गाना होता है, गाने को गाने की धुन जितनी ज्यादा अच्छी होगी, गाने की धुन जितनी ज्यादा अच्छी होगी, या गाने को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? धुन अच्छी होनी चाहिए। अब आप ये कह सकते हो कि सर गाने में शब्द भी अच्छे होने चाहिए, गायक भी अच्छे होने चाहिए, बात तो सही है। अगर जैसे मैं आप प्रतिमा की बात करूं तो प्रतिमा का आकार तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका पहनावा ओढ़ावा भी अच्छा होना चाहिए, है ना, उसको सजाने का भी काम अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब जैसे कहा जा रहा है कि गाना, तो गाने में जो प्रमुखता होती है वो धुन की होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर गायक भी अच्छा होना चाहिए, कभी कभी गायक, देखो बहुत सारे गायक तो ठीक है, मैं मानता हूं, वो तो फिर कई चीजें मैटर करती ही हैं, लेकिन गायक अच्छे नहीं है, लेकिन धुन प्रमुखता से गायक, अगर मान लीजिए कभी कभी गायक कम अच्छे भी हैं, लेकिन धुन किसी किसी गाने में अच्छी चल जाती है ना, तो ये चीज करके बेहतर ये ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए इसको सही करेंगे, तीनों ऑप्शन गलत है। अगला सवाल ये, दाब पास्कल विद्युत धारा। आप इसका आंसर बताएंगे कि दाब है, दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल या ओम, मात्रक, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। 19 नंबर मैं देख रहा था, कई लोग कमेंट करके बताते हैं, अच्छा लगता है। और आप लोगों का कोई भी डाउट हो, और या कोई ऐसा टॉपिक हो, सर ये पढ़ना चाह रहे हैं, ये बता दीजिए, तो वो बोल दीजिएगा, और हम डीआई के सवाल अभी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही हो जाते हैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अगला सवाल, फर्नीचर, प्लाईवुड, फर्नीचर और यहाँ प्लाईवुड लिखा होना चाहिए। फर्नीचर और प्लाईवुड का मतलब ये है कि जैसे फर्नीचर होता है, फर्नीचर का जब भी कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? प्लाईवुड यानी लकड़ी चाहिए, प्लाई बोलते हैं ना, प्लाई की मतलब चाहिए, प्लाईवुड लकड़ी, है ना। तो उसी तरीके से जब फ्लोरिंग का कोई काम होता है, फ्लोरिंग का मतलब जो फ्लोर यानी फर्श का कोई भी काम होता है, कोई भी काम का मतलब उसको मतलब बनाने के लिए और बेहतर सुंदर करने के लिए, तो जैसे फर्नीचर को बनाने के लिए तो लकड़ी की आवश्यकता होबे करती है, लेकिन प्लाई की आवश्यकता होती है ना। तो प्लाई का मतलब उससे सुंदर और अच्छी चीजें बन जाती है जल्दी से। तो उसी तरीके से फ्लोरिंग का जब काम करना होता है तो उसके लिए क्या जरूरत होती है? टाइल्स की जरूरत होती है। तो टाइल्स से वो और जल्दी और बेहतर बन जाता है, दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगला सवाल है, क्रिकेट, अंपायर और फुटबॉल। जिस तरीके से क्रिकेट में कोई भी मतलब निर्णय में जब दिक्कत आती है या निर्णय देने की बारी आती है तो कौन देता है? अंपायर देता है। उसी तरीके से जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल में कौन अंपायर होता है, या फुटबॉल का निर्णय कौन देता है? अंपायर नहीं कहेंगे, बल्कि हम लोग अंपायर कह देते हैं सब में, चाहे जो व्यक्ति निर्णय देता है उसको अंपायर ही मान लेते हैं। लेकिन अंपायर स्पेशली वो क्रिकेट के लिए भी बोला जाता है, लेकिन अंपायर का मतलब ये समझिए कि निर्णय देने वाला। जो क्रिकेट में कोई भी निर्णय देना होता है, जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो उस निर्णय देने वाले व्यक्ति को अंपायर कहा जाता है। फुटबॉल में जब कोई व्यक्ति निर्णय देता है कि हाँ कौन सा गोल हुआ है, नहीं हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, तो वो कौन देता है? वो रेफरी देता है। कौन देता है? रेफरी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके यहाँ ये जो चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम है आपके यहाँ संबंध, और संबंध अगर आप किताब में देखेंगे तो नहीं मिलेगा आपको इस नाम से चैप्टर, लेकिन हाँ ये जरूर है
कि अगर आप इसको जब बुक में आके देखेंगे तो बुक में आपको जरूर मिल जाएगा, और वहां पर ये चैप्टर का नाम होगा सादृश्यता। वहां से आप बाकी जितने भी सवाल आपके इस पेपर में आए थे जो प्रमुखता से पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। थोड़ी बहुत समझ भी आपकी विकसित हो गई होगी धीरे धीरे। और रिवीजन क्लास है, इसलिए ऐसे सवालों को हमने नहीं लिया है कि जो आपके यहाँ पेपर में नहीं आए हैं, उन्हीं सवालों पर चर्चा की है जो पेपर में आए हैं, क्योंकि हमको इससे ये पता चल जाता है कि हाँ हमारा जो विभाग है UPSSC वो कहाँ कहाँ के आसपास के सवाल पूछता है, तो ताकि आपको भी ये लगेगा पेपर में यहीं से सवाल टकरा गए। और टकराने का मतलब है कि इसके साथ साथ आपके सोचने समझने की क्षमता भी तो विकसित हो जाएगी कि अच्छा हाँ इसको ऐसे सोचना होता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। जो भी अगला टॉपिक होगा आपको फिर मिल जाएगा अपडेट 2-4 घंटे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।